गुड इवनिंग। आज जो क्लास होने जा रही है वो नया चैप्टर है इस पे। तो आज हम लोग क्लास जो लेंगे वो है आज आपका उत्तर प्रभाववाद। क्या है? उत्तर प्रभाववाद। तो आइए ध्यान दीजिए, उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद को अंग्रेजी में पोस्ट इम्प्रेशनिज्म क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कहेंगे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। अक्सर अब क्या है कि टीजीटी और पीजीटी में अक्सर इंग्लिश वर्जन बहुत पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेंगे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का जन्मदाता कौन है। समझ रहे? ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको जानकारी अंग्रेजी में भी होना चाहिए कि उत्तर प्रभाववाद को ही पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लें कि उत्तर प्रभाववाद का जन्मदाता स्थान क्या है। स्थान इसका पेरिस है। यानी फ्रांस। जन्मदाता सेजान। जन्मदाता कौन है? सेजान है। ध्यान रखिएगा, इसके जन्मदाता है सेजान। और यानी जन्मदाता कहने या पिता कहने। और इसके पितामह कौन है? पितामह माने जाते हैं पुंस या पिसारो। पुंस या पिसारो, ध्यान रखिएगा। स्थान क्या है? पेरिस फ्रांस। जन्मदाता सेजान, यानी इसको कह सकते हैं पिता, कह सकते हैं कौन इसके? सेजान है। और पितामह कौन होंगे? तो पितामह कहेंगे पुंस या पिसारो। क्योंकि सेजान कहते थे कि मैं पुंस का अनुसरण करता हूं। क्या कहते थे? मैं पुंस का अनुसरण करता हूं, अर्थात मैं पुंस को अपना गुरु मानता हूं। तो गुरु का गुरु कौन होगा? वो पितामह होगा। इसीलिए उत्तर प्रभाववाद का पितामह कह सकते हैं पुंस या पिसारो। अगर ये विकल्प नहीं होगा तो ये होगा। फिर हम क्लियर हो गया? तुम्हें तो लिए सब लोग बंद रखते हैं, कोई भी स्पीकर ना ऑन करे, मैं तो मैं डिलीट ही मार दूंगा। तो इस तरह से पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे कोई भी चीज, और स्पीकर ऑन करके, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन वो जब आप क्लास ले रहे हैं तो स्पीकर को बंद ही रखें। मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को। तो ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा है कि इसके जन्मदाता कौन है और इसके पितामह कौन है, इसका स्थान कौन सा है। आइए उत्तर प्रभाववाद को, इस वाद को संस्कारवाद भी कहते हैं। इस वाद को संस्कारवाद भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वाद को संस्कारवाद कहते हैं, तो आप कहोगे उत्तर प्रभाववाद को। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रभाववाद शब्द, उत्तर प्रभाववाद शब्द का उल्लेख या नामकरण किसने किया है? तो कहेंगे इसका नामकरण किया है रोजर फ्राई। कला समीक्षक रोजर फ्राई। किसने किया इसको? कला समीक्षक, क्या नाम है उसका? रोजर फ्राई। रोजर फ्राई। यानी पहली बार इस शब्द का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? किसमें नामकरण किया? तो कहेंगे रोजर फ्राई के द्वारा ये नाम दिया गया है। या ये कह सकते इसका उल्लेख किसने किया? तो कहेंगे रोजर फ्राई ने ये नाम का उल्लेख किया है। पहली बार ये शब्द आया है उत्तर प्रभाववाद।
लेकिन किस प्रदर्शनी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया? आइए इसको देखते हैं। 1910-11 में इंग्लैंड की एक प्रदर्शनी में पहली बार, इंग्लैंड की एक प्रदर्शनी में पहली बार उत्तर प्रभाववाद शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कहीं पर भी, जबकि 1906 के आसपास प्रभाववाद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी 1886 से लेकर के 1906 तक की ये प्रभाववाद का अस्तित्व दिखाई देता है। तब से 1886 से लेकर के और 1884 कह रहे हैं, 1884 से लेकर के 1906 तक की ये प्रभाववाद के अधिकतर चित्रकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस शब्द का जिस प्रदर्शनी में पहली बार प्रयोग किया गया है वो 1910-11 की इंग्लैंड की एक प्रदर्शनी है, जिसमें पहली बार प्रभाववाद शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लियर हो? ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्रभाववाद शब्द कैसे आया, क्यों, यथार्थ में कैसे आया, आइए इस पे देखते हैं। उत्तर प्रभाववाद जान लें, 1874 में शब्द आया था प्रभाववाद शब्द आया। इसके यानी जो ये शब्द प्रभाववाद आया है, कब आया? 1874 में। कब है ये? 1874 में। तो प्रभाववाद शब्द आया। प्रभाववादी कलाकारों से कुछ चित्रकार असंतुष्ट, ठीक है, असंतुष्ट, कुछ कलाकार असंतुष्ट होकर एक नई शैली की खोज में लग गए। मैंने क्या कहा है? प्रभाववादी कलाकारों से कुछ चित्रकार, यानी ग्रुप जो था उनका, उस ग्रुप से कुछ चित्रकार असंतुष्ट होकर एक नई शैली की खोज में लग गए। और इन्होंने एक नई शैली की खोज में जब लग गए, तब इन्होंने 1884 के आसपास एक नई शैली को, एक नए वाद को जन्म दिया, और कहते हैं उसे उत्तर प्रभाववाद। क्या कहते हैं उसे? एक नई शैली की खोज में लग गए। तत्पश्चात 1884 के बाद एक नया वाद का जन्म हुआ, जिसे उत्तर प्रभाववाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे उत्तर 1884 के बाद एक नया वाद का जन्म हुआ, जिसे उत्तर प्रभाववाद कहते हैं। क्या क्लियर हो गया? जिसे हम उत्तर प्रभाववाद के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रभाववाद की क्या क्या विशेषता है।
उत्तर प्रभाववादी, उत्तर प्रभाववादी कलाकार काला काला भूरा बैंगनी बैंगनी रंग का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? उत्तर प्रभाववादी जो कलाकार थे वो काला भूरा बैंगनी रंग का प्रयोग करते थे, जबकि प्रभाववादी कलाकार इन रंगों का विरोध करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रभाववादी कलाकार ज्यामिति का प्रयोग करते थे, ज्यामिति का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रभाववादी कलाकार यथार्थ पर बल देते थे। किस पे? यथार्थ पे बल देते। यथार्थ मतलब सच्चाई, जो प्रत्यक्ष जो दिख रहा सामने वो यथार्थ है, तो वो यथार्थ पे बल देते थे। ठीक है ना, यथार्थ पे बल देते थे। इसके अलावा उत्तर प्रभाववादी कलाकार आकार रचना का प्रयोग करते थे, यानी किसी चीज को आकार देकर ही चित्रकारी किया करते थे। तो ये है प्रभाववादी कला की विशेषताएं। क्या है ये विशेषताएं? उत्तर नंबर 1 कर लीजिएगा, उत्तर प्रभाववादी कलाकार काला भूरा बादामी रंग का प्रयोग करते थे। ठीक, उत्तर प्रभाववादी कलाकार ज्यामिति का प्रयोग करते थे। उत्तर प्रभाववादी कलाकार यथार्थ का प्रयोग करते थे। उत्तर प्रभाववादी आकार और रचना का प्रयोग करते थे। तो ये सब ऐसे कलाकार हैं, वो उन चीजों का प्रयोग किया है, यानी अभी बताएं कौन कलाकार हैं, वो इन चीजों का प्रयोग किया है जो भविष्य में आने वाली थी। कहने का मतलब है कि वो चीज ये लोग लाए थे कि भविष्य में वो चीज आने वाली थी। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? पॉल सेजान ने की। इसीलिए पॉल सेजान को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ध्यान दें, उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन कौन से थे? पॉल सेजान, मैं इधर लिख देता हूं, पॉल सेजान। दूसरा विंसेंट वान गो। तीसरा पॉल गॉगिन। ये 3 कलाकार हैं उत्तर प्रभाववाद के। ध्यान दो, पॉल सेजान, विंसेंट वान गो, कौन कौन है? पॉल सेजान, विंसेंट वान गो और पॉल गॉगिन। ये 3 कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा, 3 कलाकार। मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसे कलाकार हैं जो काम आज कर रहे हैं उसका प्रयोग 50 साल बाद, 100 साल बाद उसका प्रयोग किया गया है। और शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत की थी पॉल सेजान ने। इससे पहले बहुत सारे कलाकार हैं, उनको आधुनिक कला का जन्मदाता नहीं कहा जाता है। इसको कहा जाता है आधुनिक कला का जन्मदाता। किसे? यानी पॉल सेजान को आधुनिक
कला का जन्मदाता कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे जैसे चित्रकार जियोत्तो को आधुनिक युग का जन्मदाता कहा जाता है। इनको क्या कहा गया? आधुनिक कला का जन्मदाता। आधुनिक युग का जन्मदाता कौन है? क्या कहेंगे? जैसे आधुनिक युग का जन्मदाता, तो आधुनिक युग का जन्मदाता किसे कहेंगे? तो कहेंगे जियोत्तो। कौन है आधुनिक युग का जन्मदाता? कौन है? तो कहेंगे जियोत्तो। बिल्कुल सही है, आधुनिक युग का जन्मदाता जियोत्तो, आधुनिक कला का जन्मदाता पॉल सेजान। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोग को? ठीक, एक बार देखते हैं आज कौन कौन आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कंचन है, निधि है, राम प्रकाश है, आज ही जुड़े हैं। नीलम, गणेश, सुनीता, सत्यवती, प्रीति मौर्य, शशिकला, ये भी आज नए जुड़े हैं। शरद यादव, आनंद, चंदकला, सुनील, ये भी शायद कल जुड़े हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। मैंने अभी एक शब्द यूज किया है कि ये ऐसे कलाकार थे जो, कहने का मतलब ये कि अपनी भविष्य में आने वाली कला को ही इन्होंने जन्म दे लिया था। तो क्या तीनों ने क्या काम ऐसे किया, आइए बताते हैं। सेजान की कला से, क्या लिखा मैंने? पॉल सेजान की कला से घनवाद को प्रेरणा मिली। इसकी प्रेरणा मिली घनवाद को। वैसे तो घनवाद को बारे में तो आप जानते हैं कि घनवाद के जन्मदाता पिकासो और ब्राक मानते हैं, लेकिन उनका जो पितामह कह सकते हैं, या उनका जो है उसकी शुरुआत करने का जो श्रेय किसे आता है, तो कहेंगे पॉल सेजान, घनवाद। ठीक, विंसेंट वान गो की कला से, ध्यान दे रहा हूं, विंसेंट वान गो की कला से, विंसेंट वान गो की कला से अभिव्यंजनावाद को प्रेरणा मिली। किस कौन सी कला? अभिव्यंजनावाद। क्लियर है? अब आइए हम पॉल गॉगिन की बात करते हैं। पॉल गॉगिन की कला से, पॉल गॉगिन की कला से पाववाद को प्रेरणा मिली। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पॉल सेजान की चित्रों में झलक किसकी दिखती है? घनवाद की झलक दिखती है, जो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। विंसेंट वान गो की कला में किसकी झलक दिखती है? अभिव्यंजनावाद की झलक दिखती है, जो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। पॉल गॉगिन कला में किसके मिलती है? तो पाववाद की, जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है, वो आगे चलकर होगा। तो इस तरह से वो कौन से ऐसे कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, जिनकी कला में ये कला हमें दिखती लगती है? तो कहेंगे सेजान, वान गो, गॉगिन। ठीक, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पॉल सेजान पे लेक्चर दे देते हैं। आज वाला इतना कर देते हैं, क्योंकि अभी ये बड़ा लेक्चर है। उसके बाद कल हम लोग विंसेंट वान गो, अगर समय बचेगा तो पॉल गॉगिन, दोनों एक साथ हो जाएगा, नहीं तो एक तो होगा ही कल। ठीक है, आइए पॉल सेजान, पॉल सेजान 1839 से 1906, यानी इनका जन्म है, इनका जन्म कितना है? 1839, 19 जनवरी 1839, 19 जनवरी
1839 दक्षिणी फ्रांस के दक्षिणी फ्रांस के एक्सा प्रोवांस, कौन सी जगह है? एक्सा प्रोवांस, एक्सा प्रोवांस में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 1906 में, और वो समय है 22 अक्टूबर 1906, 22 अक्टूबर 1906, सेम स्थान, यानी यही एक्सा प्रोवांस में ही इनकी मृत्यु भी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं सेजान के बारे में। ठीक है, सेजान को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रभाववाद का भी जन्मदाता माना जाता है। यानी आधुनिक कला का तो है ही है, लेकिन साथ में उत्तर प्रभाववाद का भी है। यानी उत्तर प्रभाववाद का भी जन्मदाता है और आधुनिक कला के जन्मदाता तो मानते ही इनको हैं। मैंने जो मेरा पहला वीडियो आया था सबसे पहले इसी का ही, वेस्टर्न आर्ट का, मैंने, अगर आप लोगों ने देखा भी होगा तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है आधुनिक कला का जन्मदाता कौन है। उसमें मैंने नाम लिया है सेजान और वान गो, लेकिन दोनों में से पहला अगर लगेगा तो कहेंगे सेजान। दोनों ही यथार्थ पे काम करते थे। तो यहां पर क्योंकि सेजान की बात कर रहे हैं तो यहां कहेंगे कि आधुनिक कला का जन्मदाता तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रभाववाद का भी जन्मदाता यही है। ठीक है, इस तरह से इनका ये जो जन्मदाता थे यानी पॉल सेजान, मैंने अभी बताया कि ये यथार्थ पर काम करते थे। ठीक है, ये यथार्थ पे काम करते थे और पुंस को अपना गुरु मानते थे। किसको? पुंस को अपना गुरु मानते थे। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा व्यक्ति है, यानी पुंस किसका है? ये बरोक कला का है, बरोक कलाकार है ये। यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमें मतलब 19वीं शताब्दी से पहले ही इसकी कला में आधुनिकता की झलक दिखाई लगती है, तो इसीलिए मानता था उनको, पुंस को। ठीक है, मैंने अभी बताया कि इनका जन्म दक्षिणी फ्रांस के एक्सा प्रोवांस शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक टोपी का व्यापार करते थे। इनके पिता क्या करते थे? इनके पिता टोपी, सॉरी, इनके पिता टोपी का क्या करते थे? इनके पिता टोपी का व्यापार करते थे। यानी इनके पिता का टोपी का एक कारखाना था। ठीक है, टोपी का व्यापार करते थे, इनके पिता के कारखाना था। ये चाहते थे कि सेजान भी हमारे साथ कला में जो है कारखाने में लग के काम करे, लेकिन इनको बचपन से ही इनको कला का शौक था। तो इनके पिता ने जब देखा कि इनको कला का शौक है, तो इनके पिता ने एक व्यक्ति जिसका नाम है एमिल जोला के साथ इनको भेज दिया एक चित्रशाला में कला सीखने के लिए। ठीक है, इसके साथ पिता ने एमिल जोला के साथ कहां भेजा था? एमिल जोला के साथ इनको चित्रकारी सीखने के लिए साथ पेरिस भेजा।
ठीक है। और यहां पर ध्यान देना, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोवांस में थे ये, पेरिस भेजा, यहां इन्होंने स्विस अकादमी, स्विस अकादमी में इन्होंने दाखिला लिया। यहां पर इन्होंने कौन सी अकादमी, स्विस अकादमी में इन्होंने दाखिला लिया और यहीं पर वो चित्रकारी सीखने लगे। और इनकी भेंट हुई पिसारो से। इससे भेंट इनकी, इनकी जो भेंट हुई वो पिसारो से भेंट हुई। ध्यान रखिएगा, इनकी भेंट है, कहां लिख दे मैं, सेजान की भेंट, सेजान की भेंट यानी मुलाकात किससे हुई, पिसारो, पिसारो से हुई। और किससे हुई, मोने से हुई। ठीक है। पिसारो और क्लोद मोने, क्लोद मोने प्रभाववाद के कलाकार हैं, पिसारो भी प्रभाववादी कलाकार हैं, लेकिन ये पिसारो से प्रभावित थे। मोने, पिसारो, इन सब से मिल करके ये, क्योंकि अभी युवा थे, बाकी और सब यंग थे, ये बिल्कुल अभी सबसे कम एज के थे सेजान। तो इन सब के साथ ये उनकी जो प्रदर्शनी होती थी उन प्रदर्शनियों में ये शामिल होते थे। तो 1873 की प्रदर्शनी हुई थी, जो मैंने पीछे पढ़ा चुके आपको, आप जाओगे पीछे जिसमें एक जगह लिखा हुआ अस्वीकृत कलाकार, वो वाला वीडियो देखोगे आप। तो 1863 में अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी हुई, ध्यान देना। अठारह सौ तिरसठ में अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी में पहली बार सेजान ने भी, अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी में पहली बार सेजान ने भी अपने चित्र, पहली बार अपने चित्र रखे थे जो अस्वीकृत हो गए। यानी सबके चित्र अस्वीकृत हुए तो इनके भी अस्वीकृत हो गए। हम केवल सेजान की बात कर रहे हैं यहां पे अब हम, तो इनके भी चित्र अस्वीकृत हो गए। तो ये जो जो जिनके जिनके चित्र अस्वीकृत होते थे तो सारे के सारे एक स्थान पर शाम को उपस्थित होते थे, और वो होता था जलपान गृह या मदिरालय या मूलेरुज कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं कहां उपस्थित होते थे, सभी अस्वीकृत कलाकार मूलेरुज, 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 मूलेरुज का मतलब होता है मदिरालय, मदिरालय में, मूलेरुज में उपस्थित होते थे। जैसे लोत्रेक, पिसारो, क्लोदमोने, ये सारे के सारे चित्रकार उपस्थित होते थे। तब 1874 में एक नए वाद को जन्म दिया और उस नए वाद का नाम था प्रभाववाद। 1874 में, मैंने पीछे पढ़ाया आपको, 1874 में प्रभाववाद का जन्म हुआ। लेकिन ये प्रभाववाद के कुछ बातों से सेजान जो है संतुष्ट नहीं थे, कुछ चीजों से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए इन्होंने आगे चल करके 1884 के आसपास इन्होंने एक नए वाद को जन्म दिया और उस वाद का नाम था उत्तर प्रभाववाद। लेकिन क्योंकि अभी इन्हीं साथ में थे तो कुछ इन्होंने चित्र भी बनाए, आइए देखते हैं। और किस कलाकार से प्रभावित थे ये भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, सेजान जो थे, सेजान चित्रकार दिलाकरा, सेजान चित्रकार दिलाकरा की तूलिका, तूलिका जो लोग नए आए हैं वो जान लें, तूलिका बोले तो ब्रश,
तो सेजान दिलाक्रा की तूलिका से प्रभावित थे, से प्रभावित थे, जबकि पूर्वे से ध्यान देना, जबकि पूर्वे से रंग क्या है, चाकू वाला रंग क्या है, चाकू से रंग भरने की, पूर्वे से चाकू से रंग भरने की कला से प्रभावित थे। अब मुझे जल्दी से आप लोग मुझे बताओ जो पढ़े हैं, दिलाकरा किस वाद का कलाकार है, पूर्वे किस वाद का कलाकार है? जल्दी मुझे बताएगा, कौन बताएगा? सर यथार्थवाद। यथार्थवाद कौन यथार्थवाद कौन सर, दोनों कौन? लोग। ये यथार्थवाद है, पूर्वे भी यथार्थवादी। दिलाकरा तो नहीं है, सर हैं। पूर्वे है। सर रोमांसवादी है सर, दिलाकरा रोमांसवादी। सर रोमांसवादी है सर। पूर्वे सर रोमांसवादी, रोमांसवादी सर। पूर्वे यथार्थवादी, दिलाकरा कौन सा वाद का? सर रोमांसवादी। हाँ ये सही बताया, कौन सा? रोमांसवाद। ये यथार्थवाद, ये रोमांसवाद। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से सही है ये। सही है, रोमांसवाद यथार्थवाद। तो पिछला जरूर याद रखो, मेरी बात ध्यान रखना हो, सिर्फ इतना जरूर याद रखो कौन किस बात का है, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे, वो मैं उनसे कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वो पिछला वीडियो को कवर करें, ठीक है, क्योंकि आपको नए लोगों को पुराने लोगों के साथ पैरेलल में आना है। ज्यादा वीडियो नहीं, 14 वीडियो भी हुए हैं। आप चाहो तो अगर दिन में दो दो तीन तीन चार बना लोगे तो आपका जल्दी हो जाए काम 3 दिन में। तो ये आपका है कि ये किनसे प्रभावित है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद इन्होंने प्रभाववाद में रहते हुए, ये प्रभाववाद में रहते हुए इन्होंने रंगों की मोटी परत का प्रयोग किया, मोटी परत का प्रयोग किया। प्रभाववाद में रहते हुए इन्होंने रंगों की मोटी परत, यानी रंग मोटा मोटा लगाते थे, और तब इन्होंने मोटी परत पर आधारित कुछ चित्र बनाए, जैसे प्रयोग किया तब कुछ चित्र बनाए, जैसे नंबर 1, चाचा डोमिनिक का व्यक्ति चित्र। नंबर 2, पिता का व्यक्ति चित्र। नंबर 3, काली घड़ी, इंपॉर्टेंट है, काली घड़ी। और नंबर 4 का नाम है आशी अम्पेयर का व्यक्ति चित्र। आशी अम्पेयर का व्यक्ति चित्र। ये है इनके चित्र। एक बार फिर ध्यान दो, मैंने बताया कि चाचा डोमिनिक, ये इंपॉर्टेंट, ये भी चित्र है। और दूसरा आपका है काली घड़ी, यानी ब्लैक वॉच किसका चित्र है, काली घड़ी किसका चित्र, तो आप कहोगे पॉल सेजान का चित्र है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या किया था इन्होंने, मोटी परत का जब प्रयोग किया था, जब मोटी परत का इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने कुछ चीजों का प्रयोग किया। और इन चित्रों में
जो मैंने बताया है। यानी इन चित्रों में, यानी सभी ये सारे चित्रों में इन्होंने काला, भूरा, और कौन सा है, काला, भूरा और बैंगनी, नहीं, काला, भूरा और मिश्रित रंगों का प्रयोग किया है। आप इसके नीचे लिखिएगा इसके बाद ये, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ ये चित्र बनाए थे, ये आपको देख लें कौन कौन से चित्र हैं। क्लियर हो गया? 1874 में 1874 में, पहले मुझे ये बताओ कि वोल्टेज बहुत बीमार है, समझ लो हालत बड़ी खराब है। पहला मुझे ये बताओ, ओलंपिया चित्र किसका है? ये किसने बनाया था ओलंपिया? सर माने का। बिल्कुल सही। किसका है? माने का। कब बनाया? सर 1785। कब का है? 1865 का है। किसका है? ओलंपिया चित्र। मैंने पीछे पढ़ाया आपको है, आज की पिछली कुछ बातें आ रही थी, ठीक है। तो ओलंपिया चित्र माने 1865, इसकी का बंद करिए। ओलंपिया वाला चित्र माने ने 1865 बनाया। समझिएगा मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस चित्र से प्रेरित होकर, माने के इस चित्र से प्रेरित होकर सेजान ने 1874 में, ठीक है, इस चित्र से प्रेरित होकर सेजान ने 1874 में एक चित्र बनाया। 1874 में चित्र बनाया किसने? सेजान ने। और उस चित्र का नाम है आधुनिक ओलंपिया। आधुनिक ओलंपिया। कट तो नहीं रहा चित्र? ठीक। कौन सा है? आधुनिक ओलंपिया। किसका है? सेजान का। ओलंपिया किसका है? माने का। खाली ओलंपिया माने का, आधुनिक ओलंपिया तो कहेंगे सेजान का। तो 1874 में चित्र बनाया आधुनिक ओलंपिया। ये काहे में है? ये कैनवास पर तैल रंगे हैं। कहां सुरक्षित है? तो म्यूसी संग्रहालय पेरिस में। कहा ये चित्र आपका सुरक्षित कहां है? ये आपका चित्र जो सुरक्षित है म्यूसी द ओरसाय संग्रहालय। म्यूसी द ओरसाय संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। तो ये हो गया आपका ओलंपिया। किसने बनाया था? ये पॉल सेजान ने बनाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब इन्होंने एक चित्र को रखा किसकी? प्रभाववाद की प्रदर्शनी में, इस चित्र को 1874 में ही प्रभाववाद की प्रदर्शनी में रखा। तो सेजान को कहा गया, सेजान का लोगों ने कुछ विरोध किया और सेजान को कहा गया पिस्तौल चित्रकार। क्या कहा गया इनको? सेजान को पिस्तौल चित्रकार के नाम से संबोधित किया गया। पिस्तौल चित्रकार। किसने कहा था ये किसने कहा था? ये कहा था कला समीक्षक, जिसका नाम है बोरेंसन। ये कहा था कला समीक्षक बोरेंसन।
किसने कहा? कला समीक्षक बोरेंसन ने कहा था ये ऐसा चित्रकार है जो आगे चल करके भविष्य में कुछ नया करके दिखाएगा। मैं ऐसे चित्रकार को पिस्तौल चित्रकार कहता हूं। ठीक है, तो इसीलिए सेजान को पिस्तौल चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा? बोरेंसन। किताब में कहीं है नहीं, मैं बता दे रहा हूं, बोरेंसन ने कहा था। नेक्स्ट, 1880 में 1880 में सेजान ने हल्की परत का प्रयोग करना शुरू किया। पहले रंगों की मोटी परत प्रयोग करते थे, अब ये हल्की परत प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने, सेजान ने हल्की परत का प्रयोग शुरू किया और तब इन्होंने चित्र बनाया। उस चित्र का नाम है एक व्यक्ति के मकान का दृश्य है, मैं बताता हूं। करना शुरू किया, तब चित्र बनाया और इस चित्र का नाम है फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान। फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान, ये चित्र बनाया है। फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान, ये किसका है? तो कहेंगे ये सेजान ने बनाया था 1880 में। ठीक है, उसके बाद इसके बाद सेजान ने ज्यामिति का प्रयोग किया। चित्रों में ज्यामिति का प्रयोग किया। तब एक चित्र बनाया और उस चित्र का नाम है गारदान का दृश्य। गारदान का दृश्य, ये ज्यामिति आधार पर बनाया गया चित्र का नाम क्या है? गारदान का दृश्य। ध्यान रखिएगा, समझ रहे? गारदान का दृश्य ये है। इस तरह से अब बात करते हैं उत्तर प्रभाववाद का पहला चित्र कौन सा है। अभी तक तो सब पीछे चल रहे थे। उत्तर प्रभाववाद का पहला चित्र, स्नान मग्न युवतियां। कौन सा चित्र है? स्नान मग्न युवतियां। ध्यान रखिएगा, स्नान मग्न युवतियां, इसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसको एक शब्द में कहेंगे स्नार्थी, स्नानार्थी। इसको स्नानार्थी भी कहते हैं, स्नान करने वाला, या इसको कहते हैं द बाथर्स। क्या बोलेंगे इसको? द ग्रेट बाथर्स। क्या बोलेंगे? द ग्रेट बाथर्स अंग्रेजी में। ये चित्र तैल रंग में है, तैल रंग में कैनवास पर। ये चित्र कहाँ में है? तैल रंग में, ये कैनवास पर चित्र। ध्यान रखिएगा। और ये वर्तमान में, ध्यान रखना, वर्तमान में फिलाडेल्फिया, ये चित्र कहां सुरक्षित है? फिलाडेल्फिया संग्रहालय अमेरिका। फिलाडेल्फिया संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है ये। ठीक है, ये कहां सुरक्षित है? फिलाडेल्फिया संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। स्नान मग्न युवतियां, ये उत्तर प्रभाववाद का पहला चित्र है ये। ठीक है ना। और ये चित्र, इस चित्र की तुलना पिकासो के चित्र अवन्यू की स्त्रियों से की गई है।
मैं लिखूंगा नहीं, खाली बोल दे रहा हूं। धनबाद के जो कलाकार पिकासो आगे आएंगे, उनके चित्र अवन्यों की स्त्रियां, जब अवन्यों की स्त्रियां बनाया जाएगा तो इससे प्रेरित होकर ही बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से प्रभाव, उत्तर प्रभाववाद का इनका पहला चित्र था जिसका नाम था, एक मिनट जाइए, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से ये प्रभाववाद का काम चालू हुआ। इनके शुरू के जितने भी चित्र थे लगभग अस्वीकृत हुए हैं। केवल इनके जीवन में, उस चित्र का नाम नहीं मालूम है, इनके जीवन में एक ही चित्र स्वीकृत हुआ, तो वो भी इनके मित्र के से सहयोग से। उसका नाम था एमिल जोला। ठीक है, पॉल सेजान का एक मात्र चित्र, ठीक है, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ था। ठीक है, एमिल जोला के सहयोग से। एमिल जोला जो इनके मित्र थे, एमिल जोला के सहयोग से हुआ था। ठीक है, और इनके जीवन में केवल एक ही चित्र बिका था। ठीक है, इनका एक ही चित्र बिका था, और खरीदा किसने था? गाशे। कौन थे? इनको खरीदने वाले का नाम था डॉक्टर गाशे। एक ही चित्र बिका था, यानी पहला चित्र यही खरीदे भी थे, डॉक्टर गाशे ने खरीदा था। क्लियर हो रहा है? डॉक्टर गाशे ने इनके चित्र को खरीदा था। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको आगे हम अभी आधुनिक युग के बाद बताएंगे क्या है। जैसे ताश खेलने वाले, द कार्ड प्लेयर्स, यानी कार्ड्स प्लेयर्स, वो आगे अभी बताते हैं आपको हम। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। अब बात करते हैं कि वो कौन सा चित्रकार था, वो कौन सा पाश्चात्य चित्रकार था जिसे मधुमेह था, मधुमेह के रोगी थे। इनको डायबिटीज थी। मधुमेह मतलब कौन सी? डायबिटीज। इनको मधुमेह के रोगी थे, डायबिटीज थे, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी निमोनिया के कारण। निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु निमोनिया के कारण हुई थी। इनको एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया था 1906 में। इनका अंतिम संस्कार किया गया था। उस कब्रिस्तान का नाम है सेंट पियरे कब्रिस्तान। 1906 में सेंट पियरे कब्रिस्तान में, सेंट पियरे ईसाई कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान में, कहा ये? फ्रांस में इनको दफना दिया गया था। ठीक है, 1906 में सेंट पियरे कब्रिस्तान में इनका अंतिम संस्कार कर दिया था, अर्थात इनको दफना दिया गया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अठारह सौ बानवे में सेजान ने एक चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम था ताश खेलने वाले। ताश खेलने वाले, ये चित्र बनाया था। ठीक है, और इस चित्र को अंग्रेजी में कहते हैं द कार्ड्स प्लेयर। क्या कहेंगे इसको? हम इसको कहेंगे द कार्ड्स प्लेयर। ठीक है, द कार्ड्स प्लेयर, यानी ताश खेलने वाले। तैल रंग में चित्र है। इसमें दो व्यक्तियों को ताश खेलते हुए दिखाया गया है। कब बनाया था? ये 1892 में ये चित्र इन्होंने
द कार्ड्स प्लेयर, इन्होंने चित्र बनाया था टाइल रंग में। यही चित्र 2011 में, इनका 2011 में बिका था। किसने खरीदा था? जॉर्ज एम्ब्राइकोस। जॉर्ज एम्ब्राइकोस, जॉर्ज एम्ब्राइकोस ने नामक व्यक्ति ने खरीदा। कौन सा? ताश खेलने वाले। कितने? 200 कितना? दो, ध्यान रखिएगा, 2011 में कितने में खरीदा था इसे? ये खरीदा था 250 मिलियन, 250 मिलियन डॉलर। 250 मिलियन डॉलर में ये बिका था, यानी खरीदा था 250 मिलियन डॉलर में। ठीक है। और ये चित्र इन्होंने दे दिया था कतर की रॉयल फैमिली को। कतर की रॉयल फैमिली को दे दिया था। ये कतर की रॉयल फैमिली को इन्होंने दे दिया था, लेकिन वर्तमान में अब यहां नहीं है, वो दूसरी जगह है। 2011 में ताश खेलने वाले चित्र जॉर्ज एम्ब्राइकोस ने व्यक्ति ने खरीदा था। कितने में? 200 डॉलर में। ठीक है, कितने में खरीदा था? वर्तमान में अब कहा ये? वर्तमान में ये जो चित्र है, ध्यान रखना, इस समय जो वर्तमान में है म्यूसी संग्रहालय, मैंने अभी बताया पीछे कहां है, तो कहेंगे म्यूसी संग्रहालय। अभी मैंने बताया था पेरिस। म्यूसी मतलब है कि म्यूसी द ओरसाई, पूरा है लेकिन मैं शॉर्ट लिख दिया हूं, पीछे लिखा हूं नाम है। म्यूसी संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। ठीक है। इनके जीवन पर एक फिल्म बनी थी, सेजान एंड आई। इनके जीवन पर, सेजान के जीवन पर फिल्म बनी। उस फिल्म का नाम है सेजान एंड आई। सेजान एंड आई, ये इनके जीवन की फिल्म का नाम है। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम था सेजान एंड आई। क्लियर हो रहा है? अब आइए हम देखते हैं इनके अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से इनके चित्र हैं, देखते हैं। इनके अन्य प्रमुख चित्र में कौन कौन से आइए देखते हैं। द ब्रदर्स, बीड़ी पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, कौन कौन सी है? द ब्रदर्स, बीड़ी पीने वाला, बीड़ी कह रहे सिगरेट कह रहे, पूरा लिख रहे हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वाला, स्नान मग्न युवतियों के साथ कछुआ, स्नान मग्न युवतियों के साथ कछुआ। लाल जैकेट पहने लड़का, लाल जैकेट पहने लड़का, लाल जैकेट पहने लड़का। अगला है खोपड़ी का पिरामिड, खोपड़ी का पिरामिड। और देखते कौन कौन से हैं, थोड़ा अलग अलग चित्र हैं इनके। 6 द हैंडमैन हाउस, द हैंडमैन हाउस,
द हैंडमैन हाउस, नाम देखते जाइए। मैडम सेजान ग्रीन हाउस में, मैडम सेजान ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस में। नेक्स्ट, सेब की टोकरी, सेब की टोकरी। नेक्स्ट, टूटी दीवारों वाला घर, टूटी दीवारों वाला घर। लाल बनियान वाला लड़का, लाल वो जैकेट वाला, ये बनियान वाला, लाल बनियान वाला लड़का। नेक्स्ट, स्टिल लाइफ विद, ये नहीं है, इसके अलावा कैफे, कैफे, कैफे। और एक है खोपड़ी का अध्ययन, खोपड़ी का। बहुत सारे चित्र हैं, कितने हम बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिए हैं, बाकी बहुत सारे इनके चित्र हैं, लेकिन जो पहले मैंने बताए हैं, द कार्ड प्लेयर, ठीक है, आधुनिक ओलंपिया, काली घड़ी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है जो मैंने पीछे, स्नान मग्न युवतियां। लेकिन इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। स्नान मग्न युवतियों कछुआ के साथ, लाल जाकेट पहने लड़का, ठीक है, द ब्रदर्स, ठीक है, सेब की टोकरी, बाकी तो कुछ भी आ सकता है आने को। तो ये हो गया आपका सेजान कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया आपका सेजान कंप्लीट। अब बाकी हम लोग कल बात करेंगे विंसेंट वान गो, या समय बचेगा तो साथ में आपको हम पॉल गॉगिन, दोनों एक साथ बता देंगे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, गुड नाइट। Good night, sir.